Good morning, students. And now today we are going with the unit number 3. Unit number 3 is having the cases and the contract that have different issues. ये बिल्कुल पुराने जैसे नहीं है। ये क्या कहते हैं आपसे कि कुछ स्पेसिफिक बाउंड्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पे हमको ये रियलाइज होता है कि हम दो लोगों में एक म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आपने किसी का घर रेंट पे लिया है, दैट यू हैव टेकन अ रेंटल प्रॉपर्टी। अब आपको ये बात पहले से पता है दैट यू कैन नॉट यूज दैट रेंटल प्रॉपर्टी फॉर ट्यूशन पर्पस, फॉर ब्यूटी पार्लर कोर्सेज और फॉर एनी अदर कोर्सेज। कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं। तो जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज द स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द वन पर्सन एंड द अनदर पर्सन। अभी जो स्पेशल बाउंड्रीज होती हैं हमारी, ये इन्होंने स्पेशल बाउंड्रीज आर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, श्योरिटी, लायबिलिटी, गारंटी, श्योरिटी, देन डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में हम कुछ ऐसी चीजों को हाईलाइट करते हैं। इन्होंने इसमें बहुत बेसिक से एग्जांपल्स भी कोट करे हैं जिनसे हमें ये समझ में आता है कि जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या जब हम किसी कस्टमर के पास जाते हैं या हम उससे कुछ परचेज करते हैं, बाय करते हैं, सेल करते हैं, तब भी ये कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ लागू हो जाते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आपने फ्रिज लिया, अब आपको पता है जो पीस आपने शॉपकीपर से लिया है वो बिल्कुल फ्रेश पीस होना चाहिए। आप फ्रिज खोलें तो उसमें लाइट जलनी चाहिए, उसका स्विच प्रॉपर्ली काम करना चाहिए, आपको उसके साथ गारंटी वारंटी कार्ड्स मिलने चाहिए। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो आपको शुरू से ही पता होती है। अब एक बेसिक सा डिफरेंस बेटा हम इस यूनिट में पढ़ेंगे, दैट इज गारंटी एंड वारंटी। अब जल्दी से अपने दिमाग में एक बार सोच के देखिए कि क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गारंटी एंड वारंटी। अब आपने मन में क्विकली रिवाइज करा कि गारंटी भी मिलती है कुछ प्रोडक्ट्स में तो वारंटी भी मिलती है। और जैसे मैम ने फ्रिज का एग्जांपल लिया है, उसमें तो दोनों ही चीजें मिलती हैं। कंपनी की बेटा कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कंपनी उनको रिप्लेस कर देती है, उन्हें कभी वापस नहीं करती है। लेकिन क्या है, आपका खराब हो गया, कंप्रेसर खराब हो गया, 5 साल तक वो उसे क्या कर देगी बेटा, रिप्लेस कर देगी, आपसे मेंटेनेंस का चार्ज लेगी या कुछ लेगी। कंपनी कहती है कि ये चीज इस मशीन के अंदर 5 साल तक चलनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं बेटा जो कि लाइफ लॉन्ग चलती है। जैसे आप मैट्रेस की बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि कम से कम कोई मैट्रेस 10 साल तो चलने ही चाहिए। उसमें देखिए बेटू रिप्लेसमेंट कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक रिप्लेसमेंट। लेकिन हाँ, वो ठीक करके दे देंगे, आपको सब कुछ करके दे देंगे। वो ये शुरू से मान लेते हैं कि भाई इसमें तो अगर कोई ऐसी चीज है कि आप लेटे, आपको डिस्कम्फर्ट आया तो हम आपको उसको ठीक करके देते हैं। अब कहीं आप पैसा देते हैं, कहीं आप पैसा नहीं देते हैं। देखिए, देना पैसा, पैसा ना देना बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है। टेक्निकली बेटा हम हर बार पे करते हैं, कभी कभी हम प्रोडक्ट के साथ उसका सर्विस पार्ट भी पे करते हैं और कभी कभी हम सिर्फ सर्विस पार्ट पे करते हैं। फ्री कुछ नहीं, देयर इज नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड। इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लीजिए। आपने एक माइक्रो ओवन खरीदा, माइक्रो ओवन आप चला रहे थे, चलाते चलाते उसमें एकदम से लाइट चली और उसमें आवाज आने लगी, आपने उसे बंद कर। बंद करने के बाद अब आपने आईएफबी के कस्टमर केयर में फोन करा और आपने उनसे कहा कि सर ये चीज हो गई है। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर ये चीज हुई है तो जो बंदा चेक करने आएगा, द पर्सन हु इज विजिटिंग योर हाउस फॉर चेकिंग वेदर द माइक्रोवेव इज प्रॉपर्ली वर्किंग और नॉट, उसका सर्विस चार्ज है ₹290। और अगर कोई पार्ट आप उसने, अब उसने क्या करा बेटा, वो आपके घर आया, अब उसने चेक करा, तो जैसे ही उसने चेक को ₹290 उसको पे करने ही पड़ेंगे। विदाउट पेइंग ₹290 यू कैन नॉट विजिट द पर्टिकुलर पर्सन। अब उसने कहा आपसे कि हाँ सर ये बल्ब भी खराब हो गया, तो 290 प्लस द कॉस्ट ऑफ द बल्ब। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि फ्री कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग फ्री। कुछ चीजों का पार्ट हम पे करते हैं और कुछ चीजों का पार्ट हम एज ए सर्विस चार्ज पे करते हैं। आप ये समझिए कि आपका प्रोडक्ट खराब हो गया, कंपनी आएगी और आपसे पूरा ही फ्री कर लेगा। अब आ जाते हैं सबसे पहली डेफिनेशन कि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जिसमें एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि जनरली टेलर्ड मेड होती हैं। अब एक
छोटा सा इसमें वर्ड है बेटा टेलर्ड मेड, ठीक, इसे क्या कहते हैं, ये किसको कहा जाता है? देखिए मैं आपको फिर समझाने की कोशिश करती हूँ, मैंने एक्चुअली ये छोटा सा टॉपिक पहले भी एक बार समझा, ठीक। टेलर्ड मेड का मतलब है हमने अपनी इच्छा के अनुसार चीजों में कुछ बदलाव करे। फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक टेलर के पास चले जाएं, जब आप टेलर के पास जाते हैं तो आप उससे क्या कहते हैं, सर ये शर्ट यहाँ से ढीली है, थोड़ी कस दीजिए, सर कॉलर इस बार थोड़ा सा लंबा कर दीजिए, वाइट बटन लगाइएगा, ट्राउजर की लेंथ सही से नाप लीजिए। क्या करा आपने? आपने अपनी चॉइसेस को देखते हुए प्रोडक्ट में कुछ कस्टमाइजेशंस रिक्वायर्ड है, इसको कहते हैं बेटा टेलर्ड मेड सर्विसेज। तो यहाँ पे इसी शब्द का ये इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में हमने कुछ ऐसी चीजें करी हैं जिससे कि उसमें एक यूनिकनेस है। और यूनिकनेस क्यों है? क्योंकि उसमें कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो कि बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं। क्लियर? अब डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है कि एक कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन करा जाता है कुछ इस तरह से कि उसमें दो लोग हैं और दोनों ही लोग उस फ्रेमवर्क को पूरी तरह से कर सके, जैसे कि टर्म्स, कंडीशन, कोई लीगल रिक्वायरमेंट या फिर कोई स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सामान मंगाया दुबई से, अब दुबई वालों ने ये कहा कि ना हम आपकी करेंसी लेंगे ना हम अपनी करेंसी लेंगे, हम तो डॉलर में पेमेंट कराएंगे। तो जो डॉलर में पेमेंट कराएंगे किस चीज में, क्योंकि आपने कोई सामान मंगाया है कहां से, दुबई से, ठीक, तो वो किस में पेमेंट करने को कह रहे हैं, डॉलर में पेमेंट करने को कह रहे हैं। अब ये इस पॉइंट का क्या हो गया, एक टेलर्ड मेड कॉन्सेप्ट हो गया। क्लियर? दूसरा, आपने कोई इवेंट करा, ठीक, आपने कहा कि भाई बाकी सब तो ठीक है लेकिन टेंट का कलर दो, मुझे बेबी पिंक चाहिए। अब ये जो बेटा आपने बेबी पिंक रिक्वायरमेंट लिखी है ना, ये टेलर्ड मेड, तो ये यूनिकनेस होगी, काम तो वो सबके लिए कर रहा है, जो बच्चा एक टेंट लगा रहा है या जो व्यक्ति इसका इवेंट मैनेजमेंट का काम कर रहा है, देखिए काम तो वो सभी के लिए कर रहा है, लेकिन आपने क्या कहा है, आपने अपनी इच्छा रख दी है उसमें बीच में। जैसे इन्होंने इच्छा रख दी थी किसकी, डॉलर की, आपने किस चीज की इच्छा रख दी कि मुझे तो इसी कलर का टेंट लगवाना है। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में बेटा कुछ इस तरह की व्यवस्था है तो हम उसको क्या कहते हैं, टेलर्ड मेड। ये कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ के हम स्पेसिफाई भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अलग से हमको कोई ये व्यक्ति बताए कि ये कॉन्ट्रैक्ट टेलर्ड मेड है या नहीं। हम कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पूरा पढ़ेंगे तो हम उसको स्पेसिफाई भी कर सकते हैं कि ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है या फिर ये एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है। अब वो कह रहा है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बनाए ही क्यों जाते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट ही क्या है। अगर बेटा ये ना बनाए जाएं तो फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी कॉन्ट्रैक्ट में, और ऐसा हो सकता है कि फिर दो व्यक्ति आपस में कॉन्ट्रैक्ट ही ना कर पाए। फॉर एन एग्जांपल, आपने टायरा कंपनी के बारे में सुना है, जो हेयर कलर बना रही है, हेयर शैम्पूज बना रही है, ये ऐसी बहुत सारी चीजों को बनाती है, ठीक। तो अगर आप इस तरह की किसी कंपनी के बारे में सुनते हैं तो वो तो लिखी इस पे रही है कि वो आपसे ये प्रॉमिस कर रही है कि वो आपको एक टेलर्ड मेड यूनिक सॉल्यूशन देगी। देखिए हम करके भी देख लेते हैं इस चीज को। फॉर एन एग्जांपल, हम कोशिश करते हैं कि हम इसको कर पाए। मैं बिल्कुल आपके लिए एक मिनट जाती हूँ वेब पेज पे और देखती हूँ कि अगर हम इसको प्रैक्टिस कर पाते हैं तो अभी आपको इस टेलर्ड मेड कॉन्सेप्ट का रोल समझ में आ जाएगा। ये लीजिए, आ गया, ये आ गया आपको बेटा, मिल गया। अब आपने जैसे ही करा, ठीक, तो उन्होंने क्या कहा आपसे कि ये ट्राई करिए, इसको ट्राई करिए। अब आप कैसे ट्राई करेंगे, देखिए वो ऊपर बताएगा आपको, देखिए, ठीक। अब ये क्या है, ये बेसिक है। ये क्या है, ये बता रहे हैं कि आप अगर हमसे टेस्ट लेंगे तो हम आपको बेस्ट शैम्पू या बेस्ट प्रैक्टिस देने की कोशिश करेंगे। तो इस बेस्ट प्रैक्टिस को हमें कैसे फॉलो करना है, अब हम इस कंपनी के एग्जांपल को करके देखते हैं। देखिए, अब उन्होंने कहा कि यहाँ अपना आप कोई नेम फिल कर दीजिए। अब आप में से किसी बच्चे का नाम अजय होगा होपफुली, तो मैंने ये टेस्ट अजय के लिए कर लिया। अब देखिए, अजय मेरे केस में टेलर्ड मेड है। मैं ये मान के चलती हूँ कि एक अजय बच्चा है जो कि बहुत सुंदर है, हैंडसम है, उसके बहुत अच्छे हेयर्स हैं, पर थोड़ी थोड़ी आजकल हेयर लॉस की प्रॉब्लम वो सफर कर रहा है। तो ये मानते हुए मैंने यहाँ पे एक चीज फिल कर दी।
अब इसके बाद मैं एक नंबर फिल कर देती हूँ, है ना। ये देखिए अब देखिए अगर मेरे पास ये शैम्पू आ गया एट द एंड, तो दैट मीन्स कि मेरा और जो कंपनी है उसका क्या है, उसका कुछ ना कुछ आपस में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मैं पूरा नहीं फिल कर रही हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ। आप लोग चाहें तो पर्सनली इस टेस्ट को करके देख सकते हैं। तो ये इस तरह से बनता चला जाएगा, ठीक। तो ऐसी जब तो ये क्या हो जाते हैं, टेलर्ड मेड सर्विसेज और टेलर्ड मेड कॉन्ट्रैक्ट्स। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो हम अभी अपना टॉपिक क्लियर कर रहे थे, हम उसी टॉपिक पे दोबारा से आ जाते हैं, ठीक। अब ये जो हमने पढ़ा था कि फ्लेक्सिबिलिटी ही खत्म हो जाएगी। अगर फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी तो ये हो सकता है कि मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट करना ही ना चाहूं, एट द एंड मुझे आपकी कंपनी में कोई इंटरेस्ट ही ना आए। देखिए जब अगर आपको बेटा हायर एंड पे कस्टमर्स को रिटेन करना है, आपको हायर एंड पे कस्टमर से डील करना है, तो आपको 1 to 1 ही डील करना पड़ेगा। देखिए एक डॉक्टर है 1 to 1 डील करता है, एक सीए है जो प्रैक्टिस कर रहा है 1 to 1 डील करता है। जितना आप 1 to 1 डीलिंग में आ जाएंगे, आपकी वैल्यू उतनी ही इंक्रीज हो जाएगी। मेंटरिंग आपने सुना है, मेंटरिंग का कॉन्सेप्ट जो होता है उसी से नरिशिंग होती है, ठीक। नहीं तो अदरवाइज तो क्या है बेटा, एक कैटल की तरह सब लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, है ना, भेड़ बकरी जिसे कहते हैं। हमको ये नहीं करना, हमको तो नरिश करना है किसी को भी। तो अगर आपको एडिशन में कुछ देना है तो आपको 1 to 1 मेंटरिंग पे जाना ही पड़ेगा। तो आप में से जितने भी इस कोर्स को ये सोच के पढ़ रहे हैं कि मैं आगे बिजनेस करूंगा या मैं आगे बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनूंगा, तो वहां आपको इस टेक्निक की जरूरत पड़ेगी कि आपको 1 to 1 लोगों की प्रॉब्लम सुननी पड़ेगी। हो सकता है कि आपको एक बल्क डेटा मिल जाए, हो सकता है कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ पॉपुलेशन की सेम ही प्रॉब्लम हो, तो आप उसके लिए कोई जेन्युइन सा सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट में होना बहुत जरूरी है। विदाउट फ्लेक्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग। और धीरे 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 लोगों का आप में जो इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डन। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि कितने तरीके के होते हैं। देखिए ये मैंने बहुत सारे यहाँ एग्जाम्पल कोड करे हैं, इट कुड बी द पॉसिबिलिटी कि आपको और भी एग्जाम्पल्स मिल जाएं, पर ये मेरे हिसाब से सारे एग्जाम्पल्स हैं जो इस चीज को कवर करते हैं। अच्छा कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी फ्लैश हो रहे हैं बेटा जिनमें हम लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, है ना, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लाएंगे, ये भी आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए एक पब्लिकली कमर्शियल एड आया, ठीक, कि आप इसे भी लगाइए, आप इसको लगा के और फेयर हो जाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल फेयर एंड लवली, ठीक। अब ये जो फेयर एंड लवली कह रहा है ये 1 to 1 कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, ऐसा उसने कोई फीडबैक फॉर्म नहीं भरवाया। हम तो उस कमर्शियल एड को सुन रहे हैं और सुन के ये मान ले रहे हैं कि ये प्रोडक्ट अगर हम यूज करेंगे तो हमारे साथ बिल्कुल ऐसा ही होगा, ठीक। लेकिन बेटू ये 1 to 1 नहीं है, ये कस्टमाइज्ड नहीं है, ये टेलर नहीं है। तो इस तरह की जो जेनरिक चीजें हैं ना वो मैंने इसमें नोट डाउन नहीं करी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी वो कॉन्ट्रैक्ट का रूप नहीं है, दैट इज अ ओपन ऑफर। जैसे कि आप किसी शोरूम के आगे से निकले, मान लीजिए आज आप पैंटालून्स के सामने से निकले, उसमें लिखा है ₹500 ऑफ ऑन द परचेज ऑफ 2500। बिल्कुल सीधा सा स्टेटमेंट कि 2500 रुपए का खरीद के सामान जिसमें आपको 500 रुपए क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे। ये बिल्कुल कहीं से कहीं तक स्पेसिफिक नहीं है कि आप अंदर हैंडलूम्स की चीजें खरीद रहे हैं, आप अंदर शूज खरीद रहे हैं, या आप कॉस्मेटिक खरीद रहे हैं, या फिर आप अंदर जो है कोई जाके क्लोथिंग सेंटर में जा रहे हैं। ये कहीं से कहीं तक स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है ना। तो ये जेनेरिक ऑफर्स, हमें इनमें जेनेरिक ऑफर्स का साथ नहीं लेना है। हम तो किस पे साथ देंगे, हम तो सिर्फ साथ देंगे कि जहां सिर्फ मैं और आप, जहां सिर्फ कंपनी है और वो व्यक्ति है जिसके बारे में कंपनी बात करना चाह रही है। जैसे आप इंटरव्यू में बैठे, कंपनी 1 to 1 लोगों से पूछ रही है भाई आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी क्या स्ट्रीम है, आप कितनी सैलरी में आना चाहते हैं। मान लीजिए आप 10 लोग हैं और 10 के 10 लोग ही जो हैं अलग अलग स्ट्रीम के हैं, कंपनी को हायर कर रही है। किसी का पैकेज 6.5 लाख है, किसी का 7 लाख है बेटा, किसी का 10 लाख है। अब कंपनी सभी से 1 to 1 कर रही है, तो कंपनी क्या कर रही है, 1 to 1 टेलर्ड मेड सर्विसेज, और सबको अगर ऑफर लेटर दे देती है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी ने सबसे कॉन्ट्रैक्ट करा है और उस व्यक्ति ने भी उस कंपनी से क्या करा है, कॉन्ट्रैक्ट करा है। अब इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट टेलर्ड मेड कॉन्ट्रैक्ट, मेरा काम स्पेसिफाई है, मेरा पैसा स्पेसिफाई है, मेरी लोकेशन स्पेसिफाई है,
मेरा आने का समय स्पेसिफाई है, मेरा जाने का समय स्पेसिफाई है। तो इस तरह की चीजें क्या है बेटा, इस तरह की चीजें टेलर्ड मेड सर्विसेज का पार्ट रहती है। क्लियर टू एवरीवन? अब सबसे पहले ये कह रहा है इंश्योरेंस। बिल्कुल देखिए, इंश्योरेंस जब भी बिकता है, आप इस चीज को समझ लीजिए बेटा, इंश्योरेंस 1 to 1 तक नहीं बिकता है। आपने कभी ऐसा देखा है कि इंश्योरेंस कराने वालों की लाइन लगी? कहीं नहीं देखा। और अब तो इतनी कंपनीज है जो इंश्योरेंस करती है। तो कंपनीज कस्टमर्स को क्या करती हैं? ढूंढती हैं। कंपनीज जाती हैं, सबसे बात करती हैं, सबको पिच करती हैं कि तुम मेरा प्रोडक्ट खरीद लो, स्टार इंश्योरेंस ले लो, हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। कुछ इंश्योरेंस कंपलसरी, जैसे कि आपने स्कूटी ली, कंपलसरी इंश्योरेंस है। ट्रक है आपके पास, कंपलसरी इंश्योरेंस है। बाइक है आपके पास, कंपलसरी इंश्योरेंस है। लेकिन बेटू, अगर मैं ये कहूँ कि मेरा हेल्थ इंश्योरेंस कंपलसरी है या नहीं, नहीं, ये बिल्कुल कंपलसरी नहीं। अच्छा, इंश्योरेंस नहीं बेटा, इंश्योरेंस होना किसका चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना किसका चाहिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इंश्योरेंस हमेशा घर में प्राइमरी अर्निंग मेंबर का होना चाहिए। आप ये कहिए कि इंश्योरेंस कराना है मुझे, आपके पास सरप्लस पैसा है, आप बहुत अच्छा आगे का सोचते हैं, तो आप किसी का भी करा सकते हैं। लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट किसकी? बेसिक रिक्वायरमेंट उस व्यक्ति की है जो घर का प्राइमरी अर्निंग मेंबर्स है। अब फॉर एन एग्जांपल, इसमें बहुत सारी गर्ल्स होंगी जो कि ये सेशन आज अटेंड कर रही होंगी। मान लीजिए बेटा, आपके हस्बैंड एक बहुत अच्छी पोस्ट पे है, आप हाउसवाइफ हैं, आपके फादर भी बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, आपके ब्रदर भी बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं। अब आप अपना इंश्योरेंस कराने के लिए उनसे जिद करिए। उनका बेसिक क्या होगा? वो क्या कहेंगे? वो ये कहेंगे कि भाई अगर तुम्हारी डेथ हो जाएगी तो तुम्हारे पैसे को हम कभी यूज ही नहीं करेंगे। बेटा, ये कैसी बातें कर रही है? हम उस पैसे का करेंगे क्या? सब कुछ तो तुम्हारे लिए ही। लेकिन अगर ऑन द कॉन्ट्ररी, जो बॉयज इस सेशन को सुन रहे हैं, उनके लिए बेटा दूसरी चीज है। आप हस्बैंड हैं, आप फादर हो, आप ब्रदर हैं, आपके लिए इंश्योरेंस कराना बहुत मैंडेटरी है। आप प्राइमरी अर्निंग मेंबर्स हैं। और अगर ऐसी गर्ल्स भी हैं जो प्राइमरी अर्निंग मेंबर्स हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी एब्सेंस में घर कैसे चलेगा, वो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? इंश्योर करती है। क्या करती है? इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर करती है, इसीलिए उसको इंश्योरर भी कहा जाता है। क्लियर टू एवरीवन? अब देखिए, 1 to 1 है, नीड्स अलग है, वांट्स अलग है, डिजायर अलग है, ये पूरी तरह से क्या है बेटा? 1 to 1 है। नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाते हैं, सेल्स ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, क्यों सेल्स ऑफ गुड कॉन्ट्रैक्ट जो है कि वो अलग अलग है? मैंने क्यों कहा कि सबके लिए अलग अलग? क्योंकि बेटू, कोई हल्दी बेच रहा है, कोई टॉयज बेच रहा है, कोई एल्युमिनियम की चीजें बेच रहा है, कोई ब्रास का बेच रहा है, कोई थॉट ही सेल कर रहा है, वो लोगों को रिक्रूट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ वो सर्विस इंडस्ट्री में बिजी है ना, कोई टूरिज्म प्लेस है। तो देखिए, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी चीजों के अकॉर्डिंग वेरी करता है। तो अब आप किसके मैन्युफैक्चरर हैं, आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, वेरी कर जाएगा। इसलिए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इसमें चला जाएगा, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में। नेक्स्ट, लीज कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, लीज कॉन्ट्रैक्ट्स बेटा क्या होते हैं? लीज कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब होता है कि हमने किसी की कोई चीज इस्तेमाल करी, उसको इस्तेमाल करने के लिए मेरे पास कुछ सालों की लीज है, मैं अभी उसको इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं आपको एक बहुत पुरानी हिस्ट्री बताती हूँ, भारत की ही हिस्ट्री है बेटा ये। भारत में पहले क्या होता था ना, पहले जब सारे अंग्रेज चले गए, ब्रिटिशर्स चले गए, अब प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड, प्रॉपर्टी कैसे चली जाए? तो बेसिकली तो भाई जो प्रॉपर्टी थी वो सब किसके पास आई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। कुछ लोगों ने वो प्रॉपर्टी ली, कुछ लोगों ने क्या करा, उसको सरकार ने कैसे दी है वो प्रॉपर्टी? लीज पे दी। अब आप पुराने शहरों पे आ जाइए, बनारस, कानपुर, लखनऊ, जो बहुत पुराने बसे, इसमें आज भी मैक्सिमम घर और मैक्सिमम कोठियां बेटा लीज पे है। ठीक है, अभी भी देखिए लीज आई है। अगर किसी बच्चे ने इनिशियली न्यूज़पेपर खोला हो तो वो ये पढ़ सकता है कि उत्तर प्रदेश में लीज आई है स्कूल्स की, कि आप एक जमीन को 30 सालों के लिए अपने पास रख सकते हैं 30 लाख रुपए में, जो कि 3 से 4 बीघा जमीन है, लेकिन आपको हर 30 साल बाद उसे रिन्यू कराना पड़ेगा। और ये लीज सिर्फ 90 साल के लिए है। तो 90 साल बाद क्या होगा? 90 साल बाद वो जगह आपको छोड़नी ही है।
और हर 30 साल बाद आपको लीज क्या करानी है, रिन्यू करानी है। लीज में एक बड़ी अच्छी सी टर्म एंड कंडीशन होती है। लीज में हमारे पास कभी भी मालिकाना हक होता ही नहीं। हम उस संपत्ति को ना बेच सकते हैं, ना ही हम किसी दूसरे को दे सकते हैं कि तुम इस्तेमाल करो। अगर हम वापसी करेंगे उसी को वापसी करेंगे। इसमें वो कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि लीज किसने करी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करी। तो लीज वेरी करेगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी, फ्रॉम स्क्वायर फीट टू स्क्वायर फीट। लीज पे आप शॉप भी दे सकते हैं। आपने सुना होगा कि मैंने तो पगड़ी पे शॉप लिया कि 5 लाख रुपए एक साथ देती हैं और धीरे धीरे कुछ पैसा एज ए किराया मैं देती रहूंगी या मैं देता रहूंगा। तो वो कहते हैं अगर पगड़ी ना हो तो किराया ज्यादा होगा दुकान का। ऐसे दुकान का किराया है 5,000 रुपये महीना, अदरवाइज दुकान का किराया कितना है, 20,000 रुपये महीना। अच्छा, बड़ा बिजनेसमैन पता है वो क्या सोचता है, वो हमेशा ये सोचता है कि कुछ पैसा पहले ही एडवांस दे देना, क्योंकि हर महीने बेटा किश्त निकालना थोड़ा मुश्किल, किश्त घट गई, मेंटल स्ट्रेस हर महीने का क्या हुआ, घट गया। वो पैसा भी आपका वेस्ट थोड़ी ना हो रहा है, वो पैसा भी तो आपका एज एन एफडी ही है। जब आप छोड़ के जाओगे तो आपकी वापसी है। अच्छा, सामने वाला भी कुछ उसे 5 लाख रुपए, अब वो 5 साल में उसको रोटेट कर लेगा, वो उसकी एफडी करा लेगा, उसे स्टॉक मार्केट में लगा लेगा, उसे किसी पे ब्याज पे दे सकता है। तो इस तरह से ये वेरी करेगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। पॉइंट नंबर 3 पे आ जाते हैं। ये कहता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा बेटा, ये पहली बार शब्द आया है जब से मैंने आपको ये पढ़ाया है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे ट्रेडमार्क, पेटेंट, इसको हम कहते हैं क्या बेटा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये फर्स्ट टाइम आप लोग ये चीज सुन रहे हैं। आप पेटेंट में क्या होता है, पेटेंट का मतलब है कि आपने मान लीजिए कोई फोटो खींची, एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेती हूँ, आपने एक बहुत सुंदर सी फोटो खींची, उसमें एक ब्यूटीफुल सी बर्ड आ गई। अब आपको लगा कि यार ये फोटो तो बहुत लोग इंटरनेट से ले सकते हैं, ये तो एक सुंदर सी सीनरी हो सकती है। आपने उस फोटो का पेटेंट कराया, आपने उसको रजिस्टर कराया। अब जितना इंसान उस फोटो को इस्तेमाल करेगा वो उसमें मेंशन करेगा आपका नाम कि उसने आपका क्रेडिट का इस्तेमाल किया। पेटेंट से आप पैसा भी कमा सकते हैं। अगर मैक्सिमम लोग आपका पेटेंट यूज कर रहे हैं तो वो आपको कुछ पैसा भी देंगे। तो इसीलिए अच्छा, पेटेंट में अगर आपने मेंशन नहीं करा तो सामने वाला व्यक्ति आप पे केस भी कर सकता है कि ये मेरी चीज थी, इन्होंने मुझसे बिना पूछे मेरी चीज का इस्तेमाल करा है, इसलिए मैं इन पे केस करता हूँ। पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, ये सब किसमें आते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, कि जो देखने में तो ऐसे नहीं लग रहे हैं कि कोई चलती फिरती चीज है, उनमें कोई जान तो नहीं है, लेकिन उनकी पावर बहुत है, उन पे मालिकाना हक रखता है कोई व्यक्ति, ठीक है, उनको हम बिना उस व्यक्ति के पूछे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये क्या कहलाते हैं बेटा, ये पेटेंट्स या ट्रेडमार्क्स कहलाते हैं। तो ये वेरी करेंगे फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। आप कंपनी खोलने जाइए, आप कंपनी का नाम अमूल रख लेंगे, ब्रिटानिया रख देंगे, नहीं, उन्हीं का तो एक नाम ही है, पर आप क्यों नहीं रख सकते, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, आप साइट पे लॉगिन ही नहीं कर पाएंगे इस नाम से, कंपनी ही रजिस्टर नहीं होगी। आपको एक नया नाम सोचना पड़ेगा, तो वो जो नया नाम आप सोचेंगे ना वो आपके लिए पेटेंट। क्लियर है इस चीज को बेटा। अब आ जाते हैं हम किस पे, पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये एग्जांपल क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए पार्टनर्स में स्पेसिफिक होता है, हम 50-50 के हैं, हम 60-40 के पार्टनर हैं, हम 30-70 के पार्टनर हैं, तो डिफर करेगा फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए किस चीज का एग्जांपल लिखा है, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट। फिर वो कहते हैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जब भी बेटा कोई प्रॉपर्टी बनती है उसमें ये स्पेसिफिक होता है कि कितने समय में बनेगी, उसका क्या टाइम होगा, क्या प्रॉपर्टी दिखनी चाहिए, किसने बनाई है, कैसी होगी, इसीलिए पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट। फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी जैसे कि आप लिख सकते हैं फॉर एन एग्जांपल, आप कह सकते हैं कि मैंने फ्रेंचाइजी ली है फॉर एन एग्जांपल नायका, ठीक। कोई और कह सकता है कि मैंने फ्रेंचाइजी ली है अमूल की, ठीक है, मेरे पास अमूल है, मेरी दुकान पे सिर्फ अमूल का बटर मिलेगा, अमूल का मिल्क मिलेगा और अमूल की ही आइसक्रीम मिलेगी, ठीक है। आपने देखा होगा दिल्ली साइड बेटा मदर डेयरी
की फ्रेंचाइजी बहुत होती है। ठीक है, मदर डेयरी में अमूल नहीं मिलता और अमूल में मदर डेयरी नहीं मिलता। तो फ्रेंचाइजी का मतलब होता है कि हम सिर्फ उसी कंपनी के ही प्रोडक्ट्स बेचेंगे। दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज फ्रेंचाइजी। नाउ क्लियर दिस पार्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है बेटा मेरे रूल्स, मेरी रेगुलेशन, मेरे काम करने का तरीका सब पहले से स्पेसिफाई होता है। जैसे कि मेरे पास एजेंसी है महिंद्रा एंड महिंद्रा। फॉर एन एग्जांपल, सारे बॉयज तुरंत ही समझ गए होंगे कि मैम आज बाइक की बातें कर रही हैं, बड़े खुश। आप लड़कियों को भी खुश करने की बातें कर सकते हैं कि मेरे पास एजेंसी है लेक्मे की। ठीक है, आप दोनों बच्चे खुश कि पहली बार में मैम ने देखी मेरी एजेंसी का नाम लिया, दूसरी बार में मैम ने मेरी एजेंसी का नाम लिया। हो सकता है कुछ और भी अच्छे लोग पढ़ाई कर रहे हो और भी अच्छे लर्नड लोग हो, तो मान लीजिए आप खाने के बहुत शौकीन, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि मेरे पास एजेंसी है मैकडी। क्लियर? तो एजेंसी का काम करने का बेटा तरीका, एजेंसी में कैसे रहना है, क्या पहनना है, किस तरह से काम करेगी, सब पहले से स्पेसिफाई होता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल आप मैकडी जाएं और आप ये कहें मुझे तो मैगी खानी, अब मैकडी के अंदर मैगी नहीं मिलेगी। मैकडी मैगी बनाता ही नहीं है, वो उसके जो पूरा पेपर फॉर्मेट है उसमें कहीं मैगी लिखी ही नहीं है ना। लेकिन अगर आप नेस्ले जाएं और आप ये कहें कि नहीं मुझे तो यहाँ मैकडी का ही बर्गर खाना है, तो मैगी वालों को भी नहीं मिलेगी, है ना। तो एजेंसी का मतलब ये होता है कि हम क्या बेचेंगे, कैसे बेचेंगे, किस तरीके से बेचेंगे, क्या इनपुट्स होंगे, क्या आउटपुट्स आएंगे। अच्छा, ये वेरी कर सकता है बेटू फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। जैसे इंडिया का जो मैकडी है ना उसमें चाय नहीं मिलती, आप इंडिया के मैकडी में जाओगे तो कॉफी सर्व करते हैं, ठीक है, या फिर अगर आपको चाय मिल भी जाएगी तो आइस टी मिलेगी, लेकिन जो नॉर्मल घर की चाय होती है मसाला टी वो यहाँ अवेलेबल नहीं। लेकिन अगर आप दुबई चले जाओ तो फिर आप ये बात नोटिस करोगे कि वहां पे चाय मिलती है, बेसिक मसाला चाय। तो ये दुबई की है, इंडिया की एजेंसी में नहीं। क्लियर? ठीक, नेक्स्ट। ठीक, जैसे कि आप फ्लाइट्स बुक करा रहे हैं, आप क्रूज पे जा रहे हैं, और भी अच्छा कि आपने और बेहतर सर्विसेज लेनी चाहती हैं, तो फिर उस केस में आप इस पे आ जाते हैं। क्लियर? ठीक, वो आप कह रहा है लीगल प्रिंसिपल। लीगल प्रिंसिपल में क्या क्या आता है? लीगल प्रिंसिपल में आता है कि दो लोग होंगे, कौन प्रिंसिपल होगा कौन एजेंट होगा ये पहले से स्पेसिफाई होगा, ठीक है, उनका फ्रेमवर्क स्पेसिफाई होगा, क्या यूनिकनेस है ये स्पेसिफाई होगा, क्या कंसर्न है, कितना समय लगेगा, कब पूरा होगा, कितना पैसा खर्च होगा, क्या प्रॉफिट होगा, क्या रेंज होगी, ये सब स्पेसिफिक। क्लियर? फिर वो कह रहे हैं क्या इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स होता है? जी बिल्कुल होता है। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट से ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि इसमें थोड़े से कागज और बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ये नॉर्मल तो है नहीं, ये ऐसा तो है नहीं कि आप शॉप पे गए आपने बनी बनाई पैंट और शर्ट ले ली। अब आपने इसमें क्या कहा कि नहीं मुझे तो शर्ट में इसी कलर का लोगो चाहिए और उसकी इतनी ही कढ़ाई होनी चाहिए और उसकी इतनी ही लेंथ होनी चाहिए। तो इस तरह की चीजें किसमें आ जाती है बेटा? थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहती है। कॉम्प्लेक्स होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी पे कोई दुख। फ्लेक्सिबिलिटी अगर आप नहीं रखेंगे तो व्यक्ति आपसे जुड़ेगा ही नहीं। हाँ, कॉम्प्लेक्सिटी उस बंदे के लिए हो सकती है जो कॉन्ट्रैक्ट को बना रहा है या जिसे आगे कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना है। जैसे सबवे में जाइए ना तो वो पूछते हैं विच बर्गर, बड़ा लंबा सा पूछते हैं, चीज, ग्रिल, प्लेन, कैबेज, टोफूस, पनीर, सॉस, मेयोनीज, इतना ज्यादा कस्टमाइज्ड कर देते हैं। तो कस्टमाइज्ड क्यों करते हैं? जिससे कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी है। उनके लिए मुश्किल है। ये बिल्कुल वैसा नहीं है कि आप ठेले पे जाके टिक्की खा रहे हैं, सबको एक जैसी टिक्की मिल रही। लेकिन भाई इंसान को अच्छा लगता है, उसे लगता है कि मुझे यहाँ सर्विसेज मिल रही है और बहुत अच्छे से मिल रही हैं, है ना। तो इसीलिए तो जो दे रहा है उसके लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जो व्यक्ति उसको रिसीव कर रहा है उसे बहुत अच्छा लगता है। उसे लगता है वाओ मैं इसके लिए तो और पैसा भी खर्च कर सकता। ठीक है,
अब आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पे। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी? ये एक स्पेशल तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी प्रॉमिस करती है कि वो दूसरी पार्टी को कंपनसेट करेगी अगर कोई लॉस या डैमेज या फिर कोई लायबिलिटी इंकर्ड हो रही है उस कॉन्ट्रैक्ट को निभाने के दौरान। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा कि आप मुझे अपनी बाइक आज के लिए दे दीजिए, मैं आपको ये बाइक 2 दिन 3 दिन 4 दिन में वापस करके दे दूंगी। अब बेटा, आपने जो मुझे बाइक दी ना इस्तेमाल करने के लिए, तो मेरे आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। अगर वो बाइक मुझसे नहीं लड़ गई तो मुझे पता है कि मुझे ये पैसा आपको देना है या मुझे बाइक ठीक करा के आपको वापस करनी है, क्योंकि बाइक किसकी थी? बाइक तो आपकी। ठीक। दूसरी चीज, मान लीजिए कि आपका एक फ्रेंड है, वो कहीं जा रहा है, उसने कहा यार मेरा घर अकेला है, तुम मेरे घर पे आज रात में रुक जाओ, प्लीज मेरे घर की भी केयर हो जाएगी। अब आपने भाई रात में उसके घर में सारा सामान इस्तेमाल कर लिया, ठीक, कुल मिला के शॉर्ट सर्किट हो गया, आपने सारे स्विचेस जला दिए, आपको पता नहीं था, शॉर्ट सर्किट हो गया। तो क्या अब आप अपने फ्रेंड का वेट करेंगे कि वो कब आएगा, कब शॉर्ट सर्किट ठीक कराएगा? आप बिल्कुल वेट नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? आप उसे फटाफट ठीक कराने की कोशिश करेंगे। तो तब हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जहां पे लॉस, पार्टी और कितना लॉस है ये सब स्पेसिफाई होना चाहिए। ठीक। अब ये इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? लीगल एग्रीमेंट है दो पार्टीज के बीच में। देखिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पहले ही शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं। किस शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं? लीगल एग्रीमेंट। मैं इस चीज को अलग से हाईलाइट भी कर रही हूँ क्योंकि बेटा जैसे मैंने अभी आपसे किसका एग्जांपल लिया कि तुम मेरे घर पे आ जाओ, आज रात में रुक जाओ, या मैं तुम्हें अपनी बाइक देता हूँ, तुम इसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपसे जब वो बाइक ले गया तो क्या पहले आप उसे कचहरी ले गए कि नहीं यार बाइक तो तब मिलेगी जब तुम कचहरी पे चल के स्टैम्प पेपर पे साइन कर? नहीं, कभी भी नहीं। आप यहाँ से कहीं घूमने जा रहे हैं, आपने अपने फ्रेंड को बुलाया कि आप आओ मेरे घर पे आज रात में रुक जाओ, मेरा घर अकेला ना रहे, तो आप क्या पहले कोर्ट और कचहरी जाएंगे कि नहीं पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करो? नहीं, ये आपके उसके बीच में क्या है बेटू? एक लीगल एग्रीमेंट है। आपको भी पता है कि मुझे क्या करना है, उसे भी पता है कि आपके क्या राइट्स हैं और आपकी क्या ड्यूटीज है। इसलिए यहाँ कॉन्ट्रैक्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यहाँ लीगल एग्रीमेंट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ये कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब दो व्यक्ति में से कोई भी एक व्यक्ति अपना लीगल ड्यूटीज या लीगल राइट्स को फॉलो नहीं करेगा। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट का रूप बेटा तभी लेगा जब हम में से कोई एक व्यक्ति अपनी ड्यूटीज या अपना राइट्स अच्छे से फॉलो नहीं करेगा। नहीं तो ये दो व्यक्तियों के बीच में एक समान क्या है? एग्रीमेंट है, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। ठीक। आपको क्या कह रहा है? क्योंकि इंडेमनिटी है तो इंडेमनिटी फायर और इंडेमनिटी होल्डर। अब इंडेमनिटी फायर क्या होता है? जो बंदा प्रॉमिस करता है कि वो कंपनसेट करेगा अगर कोई लॉस या डैमेज होगा तो उसको हम क्या कहते हैं? इंडेमनिटी फायर। क्लियर? इंडेमनिटी होल्डर क्या होता है? जो प्रोटेक्ट करता है इंडेमनिटी को उसे हम क्या कहते हैं? इंडेमनिटी होल्डर। ठीक। मतलब जिसके पास पैसा आना होगा, जिसका लॉस इनकर्ड होना होगा, जिसका वो पैसा वापस मिलेगा, वो क्या है? होल्डर है। उसके पास राइट है कि भाई अगर सामने वाले व्यक्ति ने मेरी ये चीज खराब कर दी तो ये मुझे ठीक कराकर ही वापस करेगा। तो आपने ये राइट क्या करा हुआ है बेटा? होल्ड करा हुआ है। तो आप क्या हो? इंडेमनिटी होल्डर। इंडेंटिफायर कौन बनेगा? जो व्यक्ति मन ही मन ये बात जानता होगा कि अगर कोई गलती हो गई तो उसका भुगतान मुझे ही करना है। आप भी जानते हो, आप जिससे एग्रीमेंट करते हो कि इसका भुगतान किसे करना है। फॉर एन एग्जाम्पल कि आप यहाँ से अपने दोस्त की बाइक लेकर गए बेटा, ठीक। अब दोस्त की जो बाइक थी उसमें तो आपको पता था कि आप क्या हो? इंडेमनिटी फायर हो, क्योंकि अगर आपसे कोई गलती हो गई तो कौन देखेगा? आप देखोगे, बाइक ठीक करा के दोगे, क्योंकि बाइक तो किसकी है? दोस्त की है। लाइट टूट गई, गियर में कोई दिक्कत आ गई, कहीं आपने बाइक को ठोक दिया, उसमें स्क्रैच पड़ गया, कौन पैसा देगा? आप पैसा देंगे। लेकिन अगर यही बाइक बेटू पापा की है, फिर अब सबको मन में आंसर पता है कि अगर ये बाइक पापा की है और मैंने ले ली है तो भी पैसा कौन देगा? पापा देंगे। देखिए इस पे एक सरकारी नियम भी आ गया
कि अगर कोई बच्चा 18 साल से कम का है और उसका चालान कटता है तो फादर को काफी पैसा पे करना पड़ता है, क्योंकि सरकार भी जानती है कि 18 साल से नीचे का बच्चा अगर बाइक चला रहा है और अगर वो पकड़ा गया है तो उसको घर से ही बाइक मिली है, उसने अपने पैसे से तो बाइक खरीदी ही नहीं। तो गलती उससे ज्यादा बाइक जिसकी है उसकी, कि भाई बाइक दी क्यों, तो अब नुकसान भी कौन भुगतेगा, पापा भुगतेंगे। वैसे इन जनरली भारत में ज्यादातर चीजों का नुकसान फादर ही भुगतते हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज्यादा आप लोग ये मत सोचिएगा कि भाई मैं तो इंडेमनिटी फायर कभी बनूंगा ही नहीं, जब आप बड़े हो जाएंगे तब आप इंडेमनिटी फायर बन जाएंगे। पर्पस, इसका प्राइमरी पर्पस क्या है इसका, बेटा देखिए डेफिनेशन बहुत बड़ी है, इतना सारा अगर आप सोचेंगे तो आपको याद नहीं होगा। एक बेसिक सा पर्पस है इसका कि किसी का कोई नुकसान ना हो, बस हम सामने वाले की चीज को प्रोटेक्ट करें, उसे अपना समझ के इस्तेमाल करें और किसी का भी फाइनेंशियल लॉस ना हो, ठीक। ये डेफिनेशन एक साइड है, लेकिन इसका जो बेसिक पर्पस है वो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। अब वो कह रहे हैं इसका स्कोप कहाँ है। स्कोप का क्या मतलब होता है बेटू, कि हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं। हम इसको हर जगह यूज कर सकते हैं जहां पे एक व्यक्ति के पास एक से दूसरी चीज आ रही है और जा रही है, ठीक। अच्छा, कहीं इसकी कोई लिमिटेशंस है? हाँ बिल्कुल, ये गुड्स पे काम करता है, ये ध्यान रखिएगा, काम नहीं करेगा। फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए एक व्यक्ति को आपने टिकट दिया, आपने कहा ये टिकट है बेटा और आप 18 साल से ऊपर हैं, आपकी बेंगलोर की फ्लाइट दिल्ली से बेंगलोर, उसने कहा ठीक है, उसने टिकट ले लिया। अब रास्ते में, क्योंकि वो 18 साल से ऊपर था, रास्ते में उसने क्या करा, वो दिल्ली की बजाय कहीं और चला गया, गलत फ्लाइट में बैठ गया, पता चला कि पकड़ा गया। अब ऐसा तो है नहीं कि टिकट दिखाएगा वो बैठने देंगे, अब वो आपको फोन करेगा, आपने तो मुझे बताया ही नहीं था, आपने तो मुझे बस टिकट दे दिया था, मैं तो यहाँ चला आया, ये तो टर्मिनल ही गलत है, ये तो कह रहे हैं आप अंदर नहीं जा सकते, फ्लाइट तो वो चली गई है। ये किसकी गलती है? ये उस व्यक्ति की गलती हो सकती है जिसने आपको टिकट दिया, नहीं हो सकती। तो इसीलिए मैक्सिमम हम केसेस में ये देखते हैं कि इस तरह के एक्ट कहाँ काम करते हैं, जब हम किसी व्यक्ति का कोई सामान इस्तेमाल करते हैं या हम किसी व्यक्ति को कोई सामान देते हैं, या हमारा कोई सामान किसी व्यक्ति से खराब हो गया है या फिर वो टूट गया है। तो इस केसेस में इस तरह की चीजें ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। क्लियर टू एवरीवन, ठीक। अब वो ये कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है, ठीक। अब वो ये कहते हैं क्या, कि जहां पे इंश्योरर एग्री करता है कि वो पर्टिकुलर इंश्योर्ड को पैसा देगा अगर कोई रिस्क या एक्सचेंज ऑफ प्रीमियम है, तो बिल्कुल सही बात है। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, आपके रिस्क को ही तो कम करती है। जो रिस्क आप लाइफ में ले रहे हैं, आप बाइक से ले रहे हैं, आप गाड़ी चलाते समय ले रहे हैं, क्या करती है, उसे कम करती है, ठीक। वो ये कहती है अगर आप बीमार पड़ गए तो क्या होगा, तो चलो हम हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, पैसा हम भर देंगे। आप लोगों ने अभी सरकारी योजना के बारे में पता करा होगा, बहुत अच्छी योजना है वो भी, जिसमें सारे बुजुर्गों को कार्ड मिल रहा है और सारे लोग ही उस योजना का बड़ा फायदा उठा रहे हैं। आयुष्मान योजना कहते हैं उसे। अगर घर में आपके कोई बुजुर्ग है जो रिटायर हो चुके हैं या जो बेटा बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो उनको तो जरूर से बताइए, क्योंकि सरकार आयुष्मान योजना में बहुत अच्छे अच्छे सेंटर्स दे रही है, मोर और लेस सारी ही बीमारियों को कवर कर रही है। एक आंखों का कैटरैक्ट का ऑपरेशन या हार्ट अटैक का सर्जरी, सब कुछ कवर है उसमें। तो आयुष्मान योजना भी देखिए एक बहुत अच्छी योजना है। अब नेक्स्ट में बहुत अच्छी योजना है, ठीक। तो अब इस तरह से हमें नेक्स्ट जो देखना है कि इन्फोर्सिबिलिटी, वो ये कह रहा है कि कितनी इन्फोर्सिबिलिटी है, मतलब कितना दबाव है इसमें कि हम इस काम को कर सकते हैं या हम इस काम को नहीं कर सकते। देखिए बेटा, इंडेमनिटी ऑलरेडी दिस इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ। हम दो लोगों के बीच में ये बातचीत हुई है, ये सामान गया है, हमें अपने ड्यूटीज पता है, हमें अपने राइट्स पता है, तो दिस इज ऑलरेडी इन्फोर्सिबल बाय लॉ। अब वो कह रहे हैं कि अगर किसी ने कोई लॉस रिकवर करा है, कोई टर्म एंड कंडीशन है, तो दिस इज ऑलरेडी इन्फोर्सिबल बाय लॉ। अब जैसे फॉर एग्जांपल लॉस कैसा हो सकता है, घर में आग लग गई, सामान आ रहा था शिप से, सामान खराब हो गया, ज्यादा समय लग गया। मान लीजिए आप एक फॉरेन कंट्री में रहते हैं और आप इंडिया से एप्पल्स को एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है।
अब क्योंकि बेटा फॉरेन कंट्री में और एप्पल्स को एक्सपोर्ट करना है, तो एक लिमिटेड टाइम के अंदर एप्पल्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री पहुंच भी जाने चाहिए, नहीं तो वो रॉटन स्टेज में आ जाएंगे। रॉटन का मतलब है खराब हो जाएंगे। अब ऐसे केसेस में मान लीजिए अगर शिप वाले ने ज्यादा समय ले लिया, 1-2 दिन ज्यादा लग गया, तो आप उन पे क्लेम कर सकते हैं। आप ये बात उनसे कह सकते हैं कि भाई ये तो आपने सही नहीं करा, मुझे इस तरह से लॉस हो रहा है और मेरे साथ ये दिक्कत है कि मैं एक्सपोर्टर हूँ, तो मैं इतना रिस्क कवर नहीं कर सकता हूँ। ठीक, अब वो कह रहे हैं कि क्लाइंट और उनके बीच में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो बेटा आप एक डॉक्टर के पास जाएं, आप मान लीजिए वकील के पास जा रहे हैं, आप सीए के पास जा रहे हैं, ये सब क्या करते हैं? ये सब आप ही का लॉस कम करते हैं। ठीक, अब हम आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। देखिए, एक तो हमने क्या पढ़ा, इंडेमनिटी। वहां पे क्या थे बेटा, इंडेमनिटी फायर और इंडेमनिटी होल्डर। गारंटी में बेटा कौन कौन? गारंटी में 2 व्यक्ति, एक वो कंपनी जिसका सामान आपने परचेज करा, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं गारंटर प्रिंसिपल डेप्ट। ठीक, क्योंकि मान लीजिए कि आपने किसी भी XYZ शॉप से, मान लीजिए सुरेश एंड चंद्र एक शॉप है जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाते हैं, क्लियर? अब आप वहां गए, आपने उनसे एसी खरीदा, आपका एसी है वोल्टास, ठीक है, तो अगर एसी में कुछ खराबी आता है तो आप सुरेश एंड चंद्र के पास जाएंगे। सुरेश एंड चंद्र आपको सामान जरूर भेजेगी, पर वो किससे मंगाएगी? अपनी घर से, वो वोल्टास से मंगाएगी, क्योंकि एसी किस कंपनी का है? वोल्टास का। और इन्होंने यही चीज सेम लिखी है। एक पार्टी है जिसमें गारंटी है, आर्गुमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और लोग हैं जो आपस में ऑब्लिगेशन कह रहे हैं कि हम एक दूसरे की जो ऑब्लिगेशन है वो टाइमली फुलफिल करेंगे। अब गारंटर कौन? A party who provides the guarantee is known as the guarantor। ठीक, जो हमको गारंटी देगी वो क्या बन जाएगी? गारंटर। तो जैसे हमारे यहाँ पहले जो अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, उसमें सुरेश एंड चंद्र क्या हो गया बेटा? गारंटर हो गए, क्योंकि हमने तो सामान उन्हीं से ही खरीदा है। तो हम उन्हीं की कंपनी में जाके फोन करेंगे, या उनकी दुकान पे जाएंगे, या उनकी दुकान से किसी व्यक्ति को बुलाएंगे। ठीक है, अब वो कह रहे हैं पर्पस। पर्पस क्या है? इसका पर्पस होता है बेटा सिक्योरिटी। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि कोई भी चीज जो हम आपको दे रहे हैं वो सिक्योर, इसमें कोई भी दिक्कत आपको ना आए। कोई भी फॉल्ट अगर आए तो हम पूरी तरह से जिम्मेदारी लेंगे कि हम उसको ठीक करके आपको वापस करेंगे। ठीक, हम अपने सामान को और अच्छे से प्रमोट करना चाहते हैं, अपनी क्वालिटी को एसेस करना चाहते हैं, अपने कस्टमर्स को खुश देखना चाहते हैं, अपनी कस्टमर स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं। हम ऐसी बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं जिससे कस्टमर को लगे कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो बेस्ट है और उसको हमसे जुड़े रहना चाहिए। तो उस केसेस में गारंटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब वो कह रहे हैं कैसी कैसी गारंटी होती है। तो सबसे पहली होती है बेटा फाइनेंशियल गारंटी। फाइनेंशियल गारंटी का मतलब है रिपेमेंट ऑफ द लोन्स और द क्रेडिट्स। जो वो पैसा जो अभी आपके पास नहीं है, आने वाले समय में आपको मिलेगा, तो हम ये कह रहे हैं कि हाँ ये पैसा हम आपको वापस कर देंगे। ठीक है। दूसरा परफॉर्मेंस गारंटी, जहां पे कोई बेटा प्रोजेक्ट है, कोई गुड्स की डिलीवरी है, उसको कहते हैं परफॉर्मेंस गारंटी। जैसे कि मैं इसमें एग्जांपल ले लेती हूँ, फॉर एन एग्जांपल किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि सुपरटेक का ले लेते हैं। सुपरटेक एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो सुपरटेक मान लीजिए ये कह रही है कि मैं ये पूरी बिल्डिंग 20 दिसंबर से पहले पहले बना के आपको हैंडओवर करूँ। तो अब सुपरटेक क्या कर रही है? सुपरटेक गारंटी ले रही है। किस चीज की गारंटी ले रही है? कि मैं आपका प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट कर दूंगी। या आप डिलीवरी की भी ले सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आपने अमेज़न से सामान, अब जैसे ही आपने अमेज़न प्राइम से सामान मंगाया, उन्होंने कहा कि इस महीने की 13 तारीख तक सामान आपके पास आ जाए। क्या ले रहे हैं? गारंटी ले रहे हैं। किस चीज की गारंटी ले रहे हैं? ये आपको वो गुड्स समय पर दे देंगे। ठीक है। फिर वो कह रहे हैं लायबिलिटी, नेचर ऑफ लायबिलिटी क्या होना चाहिए। ठीक, तो लायबिलिटी किसकी है बेटा? बहुत ज्यादा
इसको सेंटेंस वाइज सेंटेंस पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने आपको समझा दिया है। लायबिलिटी किसकी है? लायबिलिटी उस व्यक्ति की है जो व्यक्ति हमको सामान सेल कर रहा है। ठीक है, हमने पैसे दिए हैं तो हमें बदले में गारंटी मिलनी चाहिए। हमने आपसे मैट्रेस खरीदी, हमने आपसे वॉशिंग मशीन खरीदी, हमने आपसे ये CFL के बल्ब खरीदे, गारंटी होती है बेटा, सब में होती है। ठीक है, नेक्स्ट रेवोकेशन ऑफ द गारंटी। भाई रेवोकेशन मतलब रिवोक करना, मतलब टूट जाना, मतलब खारिज हो जाना, मतलब म्यूचुअली हम दोनों इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ रहे हैं। तो देखिए, एक तो ये हो सकता है कि समय ही खत्म हो गया है, 5 साल बीत गए, 10 साल बीत गए, या आपका जो CFL का बल्ब है वो खराब तो हुआ है पर 2.5 साल बाद हुआ है, आप गारंटी थी 1 साल। ठीक, तो एक तो ये हो सकता है कि टाइम के अनुसार ही हम दोनों गारंटी से बाहर आ गए। लेकिन यहाँ किस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा शब्द का कि रेवोकेशन है, मतलब कुछ ऐसा हुआ है कि हम दोनों ने म्यूचुअली ये सोचा है कि अब मैं तुम्हारा गारंटर या मैं तुम्हारा प्रिंसिपल डेबिटर नहीं। तो 2 लोग बाहर आ रहे हैं। कौन से 2 लोग हैं? गारंटर, दूसरा प्रिंसिपल, ये 2 लोग बाहर आ रहे हैं। ठीक है, तो म्यूचुअली कुछ चेंज हो रहा है। म्यूचुअली ये लोग क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अब हम दोनों एक साथ काम नहीं कर सकते। जो मैंने तुम्हें ऑब्लिगेशन दिया वो खत्म हो गया, और जो मेरे पास तुम्हारे गुड्स थे उसका राइट्स भी खत्म हो गया। वो कह रहा है इसकी कोई लिमिटेशन है। लिमिटेशन का मतलब है कोई ऐसी चीज है जहां पे हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल है बेटा, इसकी भी लिमिटेशन है। ये एक समय तक ही चलती है, जब समय खत्म हो जाता है तो ये अपने आप ही खत्म हो जाती है। आपको जीवन में कोई भी चीज बेटा लाइफ लॉन्ग गारंटी के साथ नहीं होती। आप सामान की बात कर रहे हैं, आप इसमें बेसिक आ जाइए, पेरेंटिंग भी लाइफ लॉन्ग गारंटी के साथ नहीं है। मैरिटल लव, फादर लव, या फ्रेंड्स या टीचर्स, क्या आपको लगता है हर चीज एक साथ ही चलेगी, एक जैसी ही चलेगी? तो जो लोग हमसे जुड़े हैं वो हमसे कब तक जुड़े रहेंगे इसकी ही गारंटी नहीं है। तो ये तो सिर्फ एक बेटा नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशंस कि जो समय के साथ खत्म होनी ही है। किसी में 5 साल है, किसी में 10 साल है। क्लियर है? कह रहे हैं क्या कोई लीगल फॉर्मेलिटी होती है? हाँ, बिल्कुल होती है। देयर मस्ट बी अ कार्ड जिसमें ये मेंशन कि आपने किस दिन ये स्पेसिफिक चीजें इशू करी है। देयर मस्ट बी अ कार्ड। कोई चीज हो, जैसे आप एक बल्ब लाते हैं तो उसमें वो डेट डाल देता है, और आपके जो बॉक्स है उसके ऊपर भी डेट डाल देता है। अगर आपने कोई और बड़ा आइटम खरीदा है, जैसे मान लीजिए AC है, तो उसके साथ आपको गारंटी कार्ड, वो कार्ड आपको बहुत संभाल के रखना। वो आते हैं तो कहते हैं आप कार्ड दिखा दीजिए, बिल दिखा दीजिए। बिल अपने में एक तरह से गारंटी कार्ड है। तो ये फॉर्मेलिटीज होती है। देयर मस्ट बी सम डॉक्यूमेंट्स जिसमें ये मेंशन कि ये चीज आपने कब इशू कराई है, ये चीज कब आपको मिली है, कब आपको उसका मालिकाना हक मिला है। उसी दिन से कंपनी की गारंटी शुरू की जाएगी। क्लियर है ये सबको? जी। अब दिस इज अ टोटली अ फ्रेश टॉपिक। This is totally a fresh topic. Before going to this topic, हम एक बार फट से रिवाइज कर लेते हैं। क्विक रिवीजन इज वेरी मच रिक्वायर्ड, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है ये बिल्कुल ही एक्सटेंशन है इन तीनों टॉपिक्स का। उन्होंने कहा कि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हम सबको पता है कि जहां पे बेसिक कॉन्ट्रैक्ट से कुछ ऊपर टेलर्ड मेड कंडीशंस हो, उनको हम क्या कहते हैं? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। These are the few examples जहां पे हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स कितने तरीके के हैं। आप इसको दोबारा से गो थ्रू कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ले लिया इंश्योरेंस एंड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। फ्रेंचाइजी एजेंसी, ये किसमें आ जाएंगे? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में। क्या ये कॉम्प्लेक्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी ज्यादा होती है। वो कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी वो होता है जहां पे हम ये इंश्योर करते हैं कि अगर आपको कोई लॉस है, अगर आपके साथ कोई चीज है जो कि ऐसी घट गई है जिसमें आपको कोई लॉस बेयर करना पड़ रहा है, तो हम उसको फुलफिल करके देंगे।
कौन से दो लोग होते हैं? इंडेमनिफायर एंड इंडेमनिटी होल्डर। फिर वो कह रहा है कि नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है गारंटी। गारंटी में कौन से दो लोग होते हैं? गारंटर एंड द प्रिंसिपल डेबिटर। उसका बेसिक क्या था बेटा? उसका बेसिक था कि प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी होना चाहिए। इसका बेसिक क्या है? प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, ठीक है। और गारंटी का बेटा बेसिक क्या है? गारंटी का बेसिक होता है फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, ठीक है। इसमें प्रोटेक्शन का रोल नहीं आता है, इसका बेसिक हो जाता है फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। मैं यहाँ मेंशन भी कर देती हूँ सो दैट कि आप लोगों को थोड़ा सा याद भी रहे, ओके। अब फिर वो पूछ रहे हैं कि क्या कोई फाइनेंशियल गारंटी होती है? बिल्कुल होती है, पैसा वापस देंगे। परफॉर्मेंस गारंटी होती है? बिल्कुल होती है कि समय से काम करके देंगे। कोई पेमेंट गारंटी होती है? बिल्कुल होती है कि हम इस चीज का टाइमली पेमेंट करेंगे। रेवोकेशन में वो क्या बताना चाह रहे हैं कि गारंटी एक चीज होती है जो समय के साथ तो वैसे ही खत्म हो जाती है, लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि दो लोग जो म्यूचुअली गारंटी में आए हैं वो म्यूचुअली ही इस एग्रीमेंट से क्या हो जाए? बाहर हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? रेवोकेशन कहते हैं। वो कह रहे हैं क्या इसकी कोई लायबिलिटी होती है? बिल्कुल लायबिलिटी होती है, एक समय के बाद ही अपने आप ही खत्म हो जाएगी। नाउ आई थॉट दिस इज क्लियर टू एवरीवन बिकॉज़ दिस इज टोटली अ फ्रेश टॉपिक। नाउ आई एम जस्ट राइटिंग माय ईमेल आईडी इन केस आपको ऐसा लग रहा है कि अभी इस टॉपिक में आपको कोई इशू है ना, देन यू कैन मेल मी डायरेक्टली, ठीक। यू कैन कनेक्ट मी थ्रू लिंक्डइन आल्सो। दिस इज अंशु चौहान फ्रॉम तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, और यू कैन मेल मी रिगार्डिंग द पर्टिकुलर टॉपिक, ओके। सो आप मुझसे मेल पे बात कर सकते हैं, आप मुझसे इस पे बात कर सकते हैं। आई एम जस्ट राइटिंग माय फोन नंबर आल्सो इन केस अगर आपको लगता है कि नहीं आई नीड अ वेरी स्पेशल रिकमेंडेशन, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक, या मैम मुझे कुछ स्पेशल नोट्स दे दें या कुछ दे दें, आई एम आल्सो शेयरिंग माय फोन नंबर आल्सो, ठीक है। तो इस टॉपिक पे अगर आपको कोई डाउट है देन यू कैन प्लीज कांटेक्ट मी so that we can clear your doubts.